हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क पॉइंट। आज हम बात करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में। तो श्वसन क्या होता है? जो हमारी गैसों का आदान प्रदान होता है, जो हमारे पर्यावरण, रक्त और कोशिका के मध्य जो इनका विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, इसे श्वसन कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले। बेसिक इसका क्या होगा कि जो हमारी कोशिकाएँ होती है, जो हमारी कोशिकाएं होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, जो हमारे सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो इन कोशिकाओं को विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की इनको आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों का ये क्या करती है? O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन करती है। O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। अब पोषक तत्वों का O2 के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है और CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए O2 का शरीर में प्रवेश, O2 का शरीर में प्रवेश और CO2 का उत्सर्जन या निष्कासन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन आवश्यक है। हमने बात की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं को विभिन्न क्रियाओं की संपादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये कोशिकाएं ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीडेशन करती है, मतलब ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है? हमारे एटीपी का निर्माण होता है और CO2 गैस उत्पन्न होती है। अब हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो हमारे O2 का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन आवश्यक होता है। अब इनका हमारे जो O2 और CO2 का जो परिवहन है, ये हमारे रक्त के द्वारा होता है। रक्त, ब्लड क्या करता है? रक्त क्या करता है? रक्त अपने अंदर O2 व CO2 को घोलकर O2 को क्या करता है? ये हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है, जिससे हमारे O2 रक्त के द्वारा विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचता है। और जो इनसे प्राप्त जो CO2 रहती है, जो हमारे एल्यूलाई या जो रक्त की कोशिकाएं होती है, ये हमारे CO2 को वापस वायुमंडल तक, मतलब एक्सक्रेट करती है, मतलब उत्सर्जित करने का कार्य करती है। तो ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान, जो हमारे CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 का आदान प्रदान पर्यावरण, रक्त तथा कोशिका के मध्य होता है, कोशिका के मध्य होता है। तो यह क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और जो भी अंग इसमें सम्मिलित होते हैं, इस O2 के और CO2 के परिवहन के लिए, O2 को इनहेल करने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए जो भी अंग भाग लेते हैं, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, किस प्रकार से इसकी ये परिभाषा हुई इसकी, गैसों का आदान प्रदान
जब रक्त कोशिका और पर्यावरण के मध्य होता है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम ऊपरी श्वसन तंत्र कहते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम निचला श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र। थर्ड है मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स जिसे हम श्वसन मांसपेशी कहते हैं। हिंदी में श्वसन मांसपेशी, रेस्पिरेटरी मसल्स, ये तीनों मिलकर हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊपरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट कार्य करते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला है हमारी जो नासिका, नोज, इसे हम नासिका कहते हैं। दूसरा है हमारे मुख, माउथ। तीसरा है हमारे फेरिंग्स जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, जो 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं। लैरिंग्स जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। 4 इसके पार्ट होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। और हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे अब। एक तो हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे नासिका, ग्रहणी, मुख और स्वर तंत्र इसमें कार्य करते हैं। अब निचला जो श्वसन तंत्र है उसमें हमारे जो श्वास नली, ट्रेकिया और श्वसनी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई इसमें स्थित होती है। फेफड़े वगैरह इसमें स्थित होते हैं। श्वसन तंत्र की जो मांसपेशियां है इसके बारे में हम, जो हमारे डायफ्राम है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो श्वसन तंत्र का जो पहला पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है श्वसन तंत्र का उसका नाम है नासिका, नोज, नासिका। यह श्वसन तंत्र का पहला अंग होता है। मतलब श्वसन अंग, प्राथमिक जो अंग है श्वसन अंग का जो प्राथमिक अंग है वो नासिका होती है। और ये इसकी संरचना, ये जो 2 पार्ट होते हैं, जो नासा द्वार होते हैं, ये जो 2 छिद्र समान संरचना होती है, इसे हम एक जोड़ी नासा द्वार प्रेजेंट होती है, एक जोड़ी नासा द्वार जो हमारी नासिका गुहा, इसे हम नासिका गुहा कहते हैं। नेसल कैविटी, नेसल कैविटी, नासिका गुहा। नासिका गुहा का जो पृष्ठ भाग होता है, ये वाला भाग नासोफेरिंग्स में जाके खुलता है, नासोफेरिंग्स, जिसे हम नासाग्रसनी कहते हैं। जो हमारे फेरिंग्स का जो पार्ट है, नासाफेरिंग, जो हमारे नासिका गुहा का पृष्ठ भाग हमारे नासोफेरिंग्स में खुलता है, नासाग्रसनी में खुलता है। अब हमारी जो नासिका गुहा है, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी, नासिका गुहा, इसमें क्या है कि हमारे म्यूकस, जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं, चिपचिपा द्रव पदार्थ पाया जाता है हमारे नेसल कैविटी में। दूसरा महीन बाल, और हमारे जो झिल्ली होती है उसमें रक्त, कभी कभी रक्त का प्रवाह भी होता है, झिल्ली में रक्त का प्रवाह। और सीलिया, सीलिया जिसे हम पक्षमाप कहते हैं,
पक्षमाभ। ये क्यों पाए जाते हैं? ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण से जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो वायु में क्या होता है कि हमारे धूल के कण और किसी भी प्रकार के जो कण होते हैं, फफूंद वगैरह, तो ये महीन कण, बाल वगैरह, रक्त का प्रवाह, सीलिया, उनको हमारी शुद्ध वायु को, उन महीन कणों को मतलब निकाल देता है। और जो सीलिया, रक्त का प्रवाह और महीन बाल है, म्यूकस श्लेष्मा, उनको मतलब शुद्ध वायु को आगे पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। मतलब हमारी वायु को शुद्ध करते हैं जो हम पर्यावरण से ग्रहण करते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है माउथ, मुंह के बारे में बात करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का माउथ, मुख। यह श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पे कार्य करता है। श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। द्वितीयक अंग के तौर पर मतलब हमारे नाक के बंद हो जाने पर, जुकाम लगने पर या सर्दी में, तो हमारी ये इसके द्वारा, मुख के द्वारा भी श्वास क्रिया संपन्न की जा सकती है। पर इसमें जो डायरेक्ट, इसमें क्या है कि म्यूकस वगैरह, श्लेष्मा वगैरह ये नहीं पाई जाती है। तो हमारे अशुद्ध जो वायु है डायरेक्ट मुंह के अंदर आती है, मुख गुहा के अंदर आती है और मुख के द्वारा वो मुख में आती है। तो मुख में क्या होता है कि हमारे म्यूकस, जो श्लेष्मा, सीलिया वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी अनुपस्थिति में क्या होता है कि जो अशुद्ध वायु है हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है, मतलब, और ये हमारे द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। पर हमारे जो इनके द्वारा जो श्वास ली जाती है मुख के द्वारा, वह अशुद्ध वायु रहती है। मुख मतलब नासिका गुहा के, मतलब नासिका गुहा से जो श्वास ली जाती है वह शुद्ध होती है और मुख के द्वारा जो श्वास ले वायु ग्रहण की जाती है वह अशुद्ध होती है। अशुद्ध वायु मुख के द्वारा ग्रहण की जाती है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फेरिंग्स है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स क्या है कि हमारे जो मुख, जो हमारी नासा ग्रसनी होती है, नासिका गुहा के लास्ट पार्ट से स्टार्ट होता है ये हमारे, और आहार नली के ऊपर तक स्थित रहता है। ऊसोफेगस के ऊपर तक इसका स्थित रहता है। और ये इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है नासा फेरिंग्स, सेकंड है ओरोफेरिंग्स, थर्ड है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स। नासा फेरिंग्स, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। फेरिंग्स में जैसे वायु प्रवेश करती है हमारे नासिका गुहा के बाद, तो नासिका गुहा के बाद फेरिंग्स का जो पार्ट होता है, पृष्ठ पार्ट, नासा ग्रसनी होता है मुख नासिका गुहा के बाद। तो इस नासिका गुहा में जैसे ही वायु प्रवेश करेगी तो ये हमारे वायु शुद्ध वायु होगी और इसके द्वारा फिर आगे ओरोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी में वायु प्रवेश करती है। और मुख से जब हम श्वास लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे मुख ग्रसनी में ही वायु प्रवेश करती है। उसके बाद नासा फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के बाद हमारे वायु कंठ ग्रसनी मतलब लेरिंगोफेरिंग्स में आ जाती है। लेरिंगोफेरिंग्स में आ जाती है। लेरिंगोफेरिंग्स में क्या होता है कि हमारी जो ये स्ट्रक्चर होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है कि ये संरचना डिसाइड करती है कि हमारे जो भोजन है, जो फेरिंग्स के द्वारा भोजन हमारे ग्रासनाल में जाता है, तो ये एक ढक्कन की तरह कार्य करता है एपिग्लोटिस। तो ये क्या करता है कि हमारी जो वायु है तो उस वायु को कंठ ग्रसनी से हमारे जो श्वास नली है, श्वास नली में जो हमारे स्वर तंत्र है लेरिंग्स में पहुंचाने का कार्य करता है। तो एपिग्लोटिस एक संरचना पाई जाती है, एपिग्लोटिस, जो एक ढक्कन की तरह कार्य करती है। यह हमारी वायु को लेरिंग्स में पहुंचाने का कार्य
करती है। अब हमारी वायु लैरिंग्स में पहुंच जाती है, तो लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। तो लैरिंग्स जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स हमारी जो श्वास नली और हमारा जो कंठग्रसनी उसको जोड़ने का कार्य करती है। लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स जिसे हम कंठग्रसनी और हमारी जो ये ट्रेकिया जिसे हम श्वास नली कहते हैं, श्वास नली ट्रेकिया, ट्रेकिया को ये क्या करती है, हमारे जोड़ने का कार्य करती है, मध्य स्थित होती है। ये जो संरचना होती है हमारे कंठग्रसनी और ट्रेकिया के मध्य स्थित होती है लैरिंग्स। इसमें क्या है कि हमारे एपिग्लोटिस जो संरचना पाई जाती है, ये इसमें एक पल्ले के रूप में या कह सकते हैं हम ढक्कन के रूप में, इसके आवरण के रूप में कार्य करती है। क्योंकि जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, अब भोजन ग्रहण करने के बाद ये संरचना डिसाइड करती है कि हमारा भोजन श्वास नली में न जाए, तो ये मतलब हमारे स्वर यंत्र में ना जाए हमारा भोजन, तो ये एक पल्ले के रूप में या ढक्कन के रूप में ये कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के रूप में कार्य करती है। स्वर यंत्र के आवरण के रूप में अब हमने बात कर ली भाई, फेरिंग्स से जो भोजन आता है वो हमारे स्वर यंत्र में प्रवेश ना करे, स्वर यंत्र में प्रवेश मतलब वायु प्रवेश करे, तो ये एक पल्ले के रूप में एपिग्लोटिस ढक्कन के रूप में कार्य करता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स जिसे हम स्वर रज्जु कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे इसके अंदर, इसकी संरचना के अंदर हमारे म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, मतलब हमारी झिल्लियाँ, श्लेष्मा झिल्लियाँ इसमें प्रेजेंट होती है। श्लेष्मा झिल्लियाँ इसमें पाई जाती है। इन वोकल कॉर्ड्स में क्या है कि श्लेष्मा झिल्लियाँ पाई जाती है, जो क्या करती है हमारे जैसे हवा के द्वारा, जैसे ही वायु हमारे प्रवेश करती है, तो श्लेष्मा झिल्लियों में कंपन के कारण हमारे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये वोकल कॉर्ड्स किस में पाए जाते हैं, हमारे स्वर यंत्र में, लैरिंग्स में पाए जाते हैं। और इनमें जो संरचनाएं पाई जाती है वो श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, जो हमारे हवा के कंपन के कारण आवाज़ उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे हम निचला श्वसन तंत्र कहते हैं। निचला श्वसन तंत्र कहते हैं। निचला श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, इसमें श्वास नली, श्वसनी का ब्रोंकियोल, एल्वुलाई और लंग्स हमारे निचले श्वसन तंत्र में कार्य करते हैं। ये निचले श्वसन तंत्र है जिसमें ये कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पार्ट है इसका श्वास नली जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया क्या है, हमारे 5 इंच लंबी संरचना होती है इसकी, 5 इंच लंबी ट्रेकिया श्वास नली की स्ट्रक्चर होती है। जो ये संरचना है इसे हम ट्रेकिया कहते हैं और इसकी लंबाई 5 इंच होती है। ये सी आकार के उपास्थि छल्लों से निर्मित होती है। सी आकार के उपास्थि छल्लों से, जो हमारे संयोजी उत्तक होते हैं उनसे ये निर्मित होती है। फ्लेक्सिबल होते हैं ये उपास्थि छल्ले। ये क्या करते हैं, हमारे सी आकार के उपास्थि छल्ले हमारे जो श्वास नली है, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं।
किस प्रकार से ये चिपकने से रोकेंगे, मतलब हमारे जो श्वास नली है, जब हमारे वायु प्रवेश ना करे हमारी जो श्वास नली में, तो क्या होता है कि इसके चिपकने का डर रहता है, मतलब ये चिपक सकती है, ये छल्ले इनको चिपकने से बचाते हैं। जब ये आगे जाकर ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम श्वसनिक कहते हैं, दाई और बाई श्वसनली में हमारे लंग्स में प्रवेश कर जाती है। अब इसका नेक्स्ट जो कार्य करने वाला जो पार्ट है हमारे श्वसन तंत्र में, वह श्वसनी होती है, ब्रोंकियोल होती है, ब्रोंकाई होती है, जिसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी क्या है कि हमारी दाई और बाई भाग में जब श्वास नली विभक्त हो जाती है, तो ये दाई व बाई श्वसनी हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट होती है, प्रवेश करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये जो इसे हम जो हमारे जो ये दो पार्ट है, दाई और बाई श्वास नली, ये हमारे जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे दाई और बाई श्वसनी कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। तो ये आगे जाकर फिर प्राइमरी श्वसनी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी द्वितीयक ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, तृतीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। और इस तृतीयक श्वसनी आगे जाकर फिर ये ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है, और ये श्वसनी और ये श्वसनी का मिलकर एक वृक्षनुमा जालनुमा एक संरचना का निर्माण करती है। जो ये संरचना बनती है, ये श्वसनी और श्वसनिका के द्वारा बनी होती है। जब ये श्वसनिका होती है, श्वसनिका के ऊपर जो फुली हुई संरचना दिखाई देती है, इसे हम कुप्पिकाएं कहते हैं, एलुलाई कहते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में आवश्यक होती है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया इसका ब्रोंक्यूल, जो तृतीयक श्वसनियां आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करती है। और ब्रोंक्यूल्स की जो संरचना है, उसके ऊपर जो फुली हुई संरचना होती है, ये हमारे एल्वियोलाई कहलाती है, एल्वियोलाई, जिसे हम कुप्पिकाएं कहते हैं, कुप्पिकाएं कहते हैं, जो हमारे गैसों के आदान प्रदान के लिए अत्यंत आवश्यक संरचनाएं होती है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निचले श्वसन तंत्र का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लंग्स है, फेफड़ा है, ये हमारे लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये हमारे लचीले, फ्लेक्सिबल तथा हमारे हल्के गुलाबी रंग की इनकी संरचना होती है। और ये हमारा जो दाएं व बाएं भाग में, मध्य पट में, ये हमारे डायफ्राम है, डायफ्राम के ठीक ऊपर दाएं व बाएं भाग में ये प्रेजेंट होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा कम, मतलब हमारे लंबाई में जो बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा कम होता है, और चौड़ाई में इससे थोड़ा अधिक होता है। चौड़ाई इसकी अधिक होती है, लंबाई कम होती है बाएं फेफड़े की अपेक्षा। बायां फेफड़ा दो खंडों में, जो हमारा बायां फेफड़ा है, हमारे दो खंडों में विभाजित रहता है, और दायां फेफड़ा हमारे तीन खंडों में विभाजित रहता है। प्रत्येक फेफड़े में स्पंजी उत्तक, प्रत्येक फेफड़े में स्पंजी उत्तक जो संरचना है, स्पंजी उत्तकों के द्वारा निर्मित ग्लोब्स है, हमारे खंडे पाए जाते हैं, जिसमें कई कैसिकाएं, कैपिलरीज, जो कैसिकाएं होती है, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, जो हमारे ब्लड को फ्लो करने का कार्य करती है, प्रवाहित करने का, कैपिलरीज पाई जाती है। 30 मिलियन हमारी कुप्पिकाएं पाई जाती है, एल्वुलाई पाई जाती है, जो हमारे ब्रोंक्यूल की जो संरचना रहती है, ब्रोंक्यूल के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये जो हमारे जो ये संरचनाएं हमारी ये पाई जाती है, ये कुप्पिकाएं कहलाती है, एल्वुलाई कहलाती है, जो हमारे फेफड़े में इनकी संख्या 30 मिलियन इनकी संख्या होती है। अब हमारे फेफड़े के अंदर जैसे
श्वास नली हो गई, श्वास नली 2 पार्ट में डिवाइड होके ये हमारे श्वसनी में विभाजित हो गई, ब्रोंकाई में विभाजित हो गई, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, फिर ये हमारे एल्वुलाई कुप्पिका, इनकी जो लास्ट संरचना होती है हमारे ब्रोंक्यूल की, ये हमारे कुप्पिकाएं कहलाती है। कुप्पिकाएं जो 30 मिलियन इनकी हमारे फेफड़ों के अंदर इनकी संख्या होती है। अब हम बात करते हैं श्वसन मांसपेशियों के बारे में। रेस्पिरेटरी मसल्स, जो हमारे श्वसन की जो क्रिया है उसमें मसल्स किस प्रकार से कार्य करती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो फेफड़े होते हैं हमारे, फेफड़ों में जो गैसों का विनिमय होता है, जो हमने शुरू में बात की थी कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है हमारे पर्यावरण, रक्त और हमारी जो कोशिकाओं के मध्य, तो जो फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है हमारे मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो ये हमारे श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। जो श्वसन मांसपेशियां होती है ये हमारे सांस को लेने व छोड़ने में मदद करती है। तो ये किस प्रकार से सांस को लेती है और छोड़ती है, तो ये हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे सबसे पहले हमारे डायफ्राम जो एक स्ट्रक्चर होती है, कंकाल पेशी संरचना होती है, जो पतली चादरनुमा संरचना होती है, जो वक्ष स्थल के पास स्थित होती है, वक्ष स्थल की सतह पर स्थित होती है। और ये संरचना क्या करती है, जैसे डायफ्राम में, जब डायफ्राम हमारे संकुचित अवस्था में हो जाता है, संकुचित अवस्था मतलब सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो वायु है, वायु हमारे नासिका से होती हुई हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इसके संकुचन के कारण। जब ये डायफ्राम वापस शिथिल अवस्था में हो जाता है, अपनी शिथिल अवस्था में हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है, तो इसके बाद जो हमारे वायुमंडल, जो वायु होती है, ये हमारे वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है, इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है इसके रिलैक्स होने के बाद। तो इस प्रकार हमारी जो पसलियाँ होती है, पसलियों में क्या है कि विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है, जिसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जो विशेष प्रकार की जो मांसपेशियाँ होती है उसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, हमारे डायफ्राम के, जो डायफ्राम होता है जो श्वसन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, इसके संकुचन और शीतलन के लिए यह आवश्यक होती है मसल्स। और ये इसके लिए संकुचन और शीतलन इन्हीं मसल्स के कारण होता है, इन्हीं मांसपेशियों के कारण हमारे डायफ्राम सिकुड़ता है और वापस अपनी रिलैक्स अवस्था में हो जाता है। तो इस प्रकार हमने डायफ्राम के बारे में बात की। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्रिया विज्ञान, जो इसकी फिजियोलॉजी है, किस प्रकार से श्वसन संपादित होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने इसके पार्ट्स के बारे में बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो भाग लेते हैं श्वसन में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्रिया विज्ञान, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।